नमस्कार फ्रेंड्स, पीवीबी क्रैश कोर्स डे नंबर 17 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने यूनिट 1 जो कि बेस्ड है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, इसको सिंपल भाषा में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा तरीका यही रहता है क्रैश कोर्स का कि सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करता हूँ एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में, जिससे आप आसानी से रिवाइज कर पाते हैं। आप उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसके बाद तुरंत एमसीक्यूज और क्विज अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको 60% मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि कम आ रहा है तो फिर से आप थ्योरी देखते हैं, राइट। तो ऐसा ही हम लोग करते आ रहे हैं अपने INFS के क्रैश कोर्स में हमने किया। अब हम लोग पीवीबी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी एक कस्टमर जब भी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, एक हिडन रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और वो है डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता। देखिए, इसमें कस्टमर बन जाता है क्रेडिटर, मतलब जिसने पैसा दिया। यहाँ लिखा है ना, व्हेन कस्टमर डिपॉजिट मनी, तो कस्टमर क्या बन जाता है? क्रेडिटर, क्योंकि उसने पैसा दिया है, राइट। और बैंक बन जाता है डेटर, जो पैसा ले रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कस्टमर को कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। बैंक को पूरा फ्रीडम मिल जाता है, वो पैसे को फ्रीली यूज कर सकता है, बिजनेस करे, लोन दे या इन्वेस्ट करे। यहाँ देखिए लिखा गया है ना कि कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। तो लेकिन लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? जब कस्टमर अपना पैसा मांगता है, यानी ऑन डिमांड, तभी बैंक को रिपे करना पड़ता है। तो यह एक परफेक्ट एग्जांपल है कैसे एक सिंपल डिपॉजिट ट्रांजैक्शन के पीछे भी एक बड़ा फाइनेंशियल कंसेप्ट छुपा हुआ है। चलिए, तो आगे के स्लाइड में और भी मज़ेदार कंसेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब दूसरा केस आता है जब बैंक जो है पैसा लेंड करती है। तो देखिए, आप चलिए उल्टा सीन देखते हैं। जब बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है तो पिक्चर का बैलेंस बिल्कुल पलट जाता है। इस केस में बैंक बन जाता है क्रेडिटर, मतलब अब बैंक को अपने पैसा वापस मिलने का हक है, राइट, यानी राइट टू रिपेमेंट जिसे बोलते हैं। और कस्टमर बन जाता है क्रेडिट डेटर, यानी जिस पर जिम्मेदारी होती है कि बैंक का लोन वापस करने की, यानी ऑब्लिगेशन टू रिपे। तो फ्रेंड्स, सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब बैंक आपको पैसा देता है ना, तो वह आपको आपका हक नहीं, एक जिम्मेदारी बन जाता है, राइट। और यह है कि यह है बैंक की असली बैलेंस, एक तरफ राइट और दोनों तरफ ऑब्लिगेशन, राइट। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कस्टमर के बीच ये फाइनेंशियल जुगलबंदी कितनी इंटरेस्टिंग है। दिस कॉल्ड रिलेशनशिप, राइट। तो एक केस में हमने देखा कि जब बैंक लैंड करती है मनी, और एक केस में देखा जब कस्टमर पैसा लैंड करता है। अब मैं आपको अगले रिलेशनशिप की ओर ले चलता हूँ। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल की, जो कि है बैंक एज ट्रस्टी। सोचिए, अगर कस्टमर बैंक के पास पैसा या वैल्यूएबल किसी खास काम के लिए डिपॉजिट करता है, जैसे लॉकर या किसी लीगल केस में, तो बैंक का रोल सिंपल डिपॉजिट का नहीं बनता, बैंक बन जाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि बैंक को कस्टमर के एसेट को सिक्योर रखना है और स्पेसिफाइड पर्पज के हिसाब से हैंडल करना है, लिखा है ना। और फिर दोस्तों, पर अगर बैंक एसेट डिलीवर करने से पहले ही फेल हो जाता है या कोलैप्स कर जाता है, तो क्या होता है? तब कोर्ट इंटरवीन करता है। यहाँ पे देखिए, कोर्ट का इंटरवेंशन आता है, राइट। यहाँ पे पॉइंट देखिए लिखा गया है, कोर्ट इंटरवीन। कोर्ट कैसे इंटरवीन करेगा? नो मैटर वाट, बैंक को पैसा या एसेट रिफंड करना ही पड़ेगा। एक इस पे फेमस केस भी है, आप देखेंगे 1962 का सुब्रमण्यम पिल्लई वर्सेस पलई सेंट्रल बैंक का, जहां कोर्ट ने बैंक की ट्रस्टी ऑब्लिगेशन को और भी स्ट्रांगली रिइंफोर्स किया। आपको पता होना चाहिए कि पीवीबी में कभी कभी केस से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को याद रखिएगा कि जब पैसा एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बैंक के पास होता है, तो बैंक की जिम्मेदारी डबल हो जाती है एक ट्रस्टी के रूप में, राइट। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब समझते हैं बैंक का एक और भी रोल है, जो कि है बैंकिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपने वैल्यूएबल आइटम बैंक के पास रखते हैं ना, जैसे लॉकर में ज्वेलरी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उस वक्त बैंक बन जाता है बेली, ठीक है। तो जब आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, वैल्यूएबल आइटम्स को बैंक के पास रखते हैं, तो वो बैंक बन जाता है बेली और आप बन जाते हैं बेलर, मतलब वैल्यूएबल चीज़ देने वाला। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 148 के हिसाब से बैंक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, नेग्लिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बैंक को इंश्योर करना होता है कि कोई भी लॉस ना हो। ये लिखा ना, नेग्लिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, उसके बाद दोस्तों, इसके साथ बैंक को फॉलो करना होता है रीजनेबल केयर का प्रिंसिपल, यानी बैंक को आपके वैल्यूएबल को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एक रिस्पॉन्सिबल गार्जियन की तरह। और दोस्तों, अगर बैंक को कोई चीज़ मिसप्लेस्ड मिलती है तो उस पर फाइंडर्स ड्यूटी भी लागू हो जाती है, यानी बैंक को वो चीज़ राइटफुली ऑनर को वापस करनी पड़ती है। तो बैंक का रोल सिर्फ पैसा लेना और देने तक सीमित नहीं है। एक बैंक एक लीगली रिस्पॉन्सिबल कस्टडियन भी है, जो आपके एसेट को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, बेली बेलर का कंसेप्ट आ गया। पिछले केस में हमने देखा था, अभी हमने जस्ट से पहले मैंने आपको बताया था, जो हमारा नेक्स्ट पिछला केस था, वो ट्रस्टी का रोल था बैंक का, राइट।
तो यहाँ पे ट्रस्टी का रोल देखा, यहाँ पे हमने बेली बेदर का रिलेशनशिप देखा। अब अगला रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग, वो है एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। इसको हम लोग इस तरह समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लीगल एंगल की, एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता बैंकिंग में कैसे काम करता है। तो जब बैंक अपने बिहाफ पे काम कर आपके बिहाफ पे काम करता है, जैसे मान लीजिए रेमिटेंस भेजना, चेक कलेक्शन करना या बिल पेमेंट करना, तब बैंक बन जाता है आपका एजेंट और आप यानी कस्टमर होते हैं प्रिंसिपल। पर यह रिलेशनशिप कब तक चलता है? जब तक कस्टमर जिंदा है, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, या जो काम बैंक को दिया गया था वो कंप्लीट नहीं हो गया है। इनमें से कुछ भी हो जाए तो यह एजेंट प्रिंसिपल का रिश्ता खत्म, समझे। तो अब एक फेमस केस भी है, यहाँ पे केस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, एक केस का नाम है ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड वर्सेस एस कल्याण सिंह। ये कब का केस है? 1953 का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब बैंक रेमिटेंस रिसीव करता है तब एक डेटर क्रेडिटर का रिश्ता भी बन जाता है, यानी बैंक के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कस्टमर के पैसा सेफली हैंडल करने की। तो बैंकिंग में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एक ट्रस्ट और लीगल ड्यूटी दोनों ही का कॉम्बो माना जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा मकसद यही रहता है क्रैश कोर्स में कि आपको सिंपल भाषा में स्लाइड्स के माध्यम से चीज़ें समझाया जाए, ताकि आप जब रिवाइज करें ना तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगा रिवीजन टाइम में और तुरंत से आप चीज़ों को समझ जाएंगे, फास्टली चीज़ों को समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा 8292857381, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी को चिंता देता है, वो है सेफ डिपॉजिट लॉकर का लायबिलिटी कौन उठाता है। तो यानी जो सेफ डिपॉजिट लॉकर है इसकी लायबिलिटी किसके पास होती है। तो सबसे पहला बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप तो समझ लीजिए। बैंक होता है लेसर और कस्टमर होता है लेसी। देखिए, यानी किराएदार। लेसी का मतलब होता है किराएदार, ठीक है, एज पर सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। तो सेफ डिपॉजिट लॉकर का लायबिलिटी कौन उठाता है, ये सवाल है। तो लेसी एज पर सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिंपल शब्दों में बैंक लॉकर देता है किराए पे और कस्टमर उसे यूज़ करता है। अब सवाल ये उठता है, अगर अर्थक्वेक या कस्टमर की गलती से लॉकर का सामान गया तो दोस्तों बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब नेचुरल कैलामिटी या कस्टमर की नेग्लिजेंस का लायबिलिटी बैंक का नहीं बनेगा, समझे, यही चीज़ है। दूसरी बात ये पूछी जाती है, पर हाँ, बैंक को क्या करना जरूरी है? बैंक को अपनी तरफ से पूरा अरेंजमेंट करना होगा कि फायर, थेफ्ट या फ्रॉड जैसे इंसिडेंट ना हो। और अगर माल चोरी या नुकसान बैंक की नेग्लिजेंस या उसके एम्प्लॉय के फ्रॉड से होता है तो आरबीआई के हिसाब से बैंक की लायबिलिटी लॉकर रेंट के 100 गुना तक लिमिटेड है। यानी अगर आपका लॉकर रेंट 5,000 है तो मैक्सिमम 5 लाख तक का कवर मिलेगा, समझे। तो ये चीज़ है, लायबिलिटी इज कैप्ड एट 100 टाइम्स द एनुअल लॉकर रेंट, समझे। तो दोस्तों सेफ रहना जरूरी है, पर यह लीगल पॉइंट हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे हमने देखा कि लॉकर वाले केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ और यहाँ पे देखिए इस पार्टिकुलर डायग्राम से सब कुछ आपको बैंकिंग कंपनीज ऑपरेशन के बारे में समझ जाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा अम्ब्रेला ट्रिक के लिए आया। बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग कंपनी के ऑपरेशन को इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो सोचिए, एक अम्ब्रेला है जो बैंकिंग वर्ल्ड को कवर करता है और उस अम्ब्रेला के अंदर छुपी है कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। सबसे पहला बात करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट की। तो देखिए, यह एक्ट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन गवर्न करता है, मतलब कोई भी कंपनी इंडिया में खुलने वाली है तो यह एक्ट का गाइडलाइन फॉलो करेगी। फिर आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो जो बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करता है और उनको रेगुलेट भी करता है, यानी कौन सा बैंक बन सकता है, कैसे काम करेगा, यह सब डिसाइड होता है। फिर आता है सेक्शन 5 सब सेक्शन सी, यानी यह सेक्शन स्पेसिफिकली बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करता है, मतलब यह सेक्शन बताता है कि कौन कंपनी बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। फिर आता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। ये दोनों जो सेक्शन है वो अनऑथराइज यूज ऑफ बैंकिंग टर्म को रोकता है, यानी बिना परमिशन के कोई भी कंपनी अपना नाम बैंक शब्द नहीं जोड़ सकते। तो ये सभी सेक्शन याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सेक्शन 5 है तो बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करता है, सेक्शन 7 है वो बोलता है कि कोई भी कंपनी जो है बैंक शब्द को जोड़ नहीं सकती यदि वो बैंक से रिलेटेड नहीं है तो। और फिर कहता है व्हाट कंस्टिट्यूट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अब सवाल ये है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन बन सकता है, क्या हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा लेती है बैंक बन जाती है? तो चलिए इस पजल को तोड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर कोई एंटिटी सिर्फ अपने स्पेसिफिक मेंबर से डिपॉजिट लेती है, जैसे सिर्फ अपने ही स्टाफ से या कुछ सेलेक्टेड लोगों का पैसा एक्सेप्ट करती है, तो वो बैंक के डेफिनेशन में नहीं आएगी, यह बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाता है। लेकिन अगर वो एंटिटी पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, यानी आम लोगों का पैसा एक्सेप्ट करती है, तब वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहलाएगी, राइट। तो समझिए, पब्लिक डिपॉजिट लेना एक बैंक होने की पहली स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, पहली शुरुआत है। अब आते हैं हम लोग बैंक बनने का एसेंशियल क्राइटेरिया पर, जो 3 सर्कल में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे देखिए, एक बैंक बनने के लिए कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया होते हैं, वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं।
राइट। तो सबसे पहला आता है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में, यानी बैंक का प्राइमरी एम क्या है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए होते हैं। दूसरा आता है हमारा रिपेमेंट टर्म। रिपेमेंट टर्म का मतलब क्या हुआ कि जो डिपॉजिट लिया गया है उन्हें या तो ऑन डिमांड या एक फिक्स टर्म के लिए फिक्स टर्म के बाद रिपे करना होगा, यानी पैसा कब वापस मिलेगा यह क्लियर होना चाहिए। और तीसरा होता है हमारा पर्पस ऑफ डिपॉजिट, यानी जो पैसा आया है वो सिर्फ लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होना चाहिए। बैंक पैसा लेके सिर्फ इधर उधर का काम नहीं कर सकता। तो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, पब्लिक डिपॉजिट लेना, उनकी रिपेमेंट टर्म्स क्लियर रखना और पैसा लैंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना, तब जाके कहलाता है एक फंक्शनल बैंकिंग एंटिटी। तो जब आप भी कोई तो समझिए, तो अब जब भी कोई बोले कि मैं बैंक हूँ तो ये चेकलिस्ट ज़रूर दिमाग में रखिएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होगा, रिपेमेंट टर्म्स होगा और पर्पस ऑफ डिपॉजिट होगा। अब देखिए अगला जो कंसेप्ट है वो है प्लास्टिक मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉमन कन्फ्यूजन की, कौन सा प्लास्टिक मनी यूज करना चाहिए। मार्केट में ना अलग अलग टाइप के कार्ड्स अवेलेबल है, लेकिन कौन सा कार्ड किस सिचुएशन में काम आता है चलिए सिंपल वर्ड में समझते हैं। एक होता है चार्ज कार्ड। तो यह कार्ड काफ़ी प्रीमियम होता है, इसमें आप बिना इंटरेस्ट के खर्चे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब स्टेटमेंट आएगा तब पूरा पैसा एक बार में भरना पड़ेगा। साथ ही कार्ड में कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है, पर एनुअल फी हैवी होती है। एक आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये पूछा गया था पिछले बार, चार्ज कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि ये सबका फेवरेट है ही। क्रेडिट कार्ड में बैंक एक लिमिट देता है जिस पे आप खर्चे कर सकते हैं और ड्यू डेट तक पूरा या थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, यानी आज खरीदो बाद में आराम से चुकाओ, ये चीज़ होता है क्रेडिट कार्ड में। और डेबिट कार्ड में क्या होता है, सिंपल और सेफ ऑप्शन है, जितना पैसा आपके अकाउंट में है ट्रांजैक्शन के बाद डायरेक्टली वही पैसा कटता है। तो लोन या उधार का सीन यहाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब समझते हैं कार्ड टाइप्स और भी होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ATM कार्ड होता है, यानी यह सिर्फ कैश विड्रॉल के लिए ही नहीं, कई बार डेबिट कार्ड का भी काम करते हैं। आप इन्हें शॉपिंग के वक्त भी स्वाइप कर सकते हैं। फिर कुछ प्रीपेड कार्ड आते हैं। प्रीपेड कार्ड मतलब यह कार्ड एक वॉलेट जैसा होता है, आप पहले से पैसा लोड कर लेते हैं फिर उसे स्पेंडिंग या कैश विड्रॉ के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है को ब्रांडेड कार्ड। तो यह तो शॉपिंग लवर्स के लिए बेस्ट है। रिटेलर के साथ बैंक का पार्टनरशिप होता है और आपको मिलेगा रिवार्ड या डिस्काउंट जब भी आप एक सेलेक्टेड आउटलेट पर स्पेंड करेंगे। तो दोस्तों अगले बार जब भी आपके पास कार्ड चूज़ करने का मौका मिले तो सिचुएशन के हिसाब से स्मार्ट डिसीजन लेना। चार्ज कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, हर एक का अपना अपना रोल है। समझ में आया दोस्तों? तो अगर क्या आप रेडी हैं अगले स्लाइड्स के लिए? तो चलिए अब मैं आपको अगले स्लाइड की ओर ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि क्या आप जानते हैं कि आज के बैंक सिर्फ सेविंग अकाउंट या लोन तक सीमित नहीं है। बैंक आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे थर्ड पार्टी ऑफरिंग। राइट, चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सर्विसेज है बैंक के पार्टनरशिप के जरिए आपको मिलता है। सबसे पहला आप देखेंगे डीमैट अकाउंट। तो यह अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, मतलब कोई पेपर का झंझट नहीं है और आप आसानी से शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। इस अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़ते हैं और शेयर को डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में हैंड ऑन हैंड चाहते हैं उनके लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट मस्ट है। फिर एक आता है 3-in-1 अकाउंट। तो नाम से ही समझ जाइए, एक ही अकाउंट में डीमैट भी है, ट्रेडिंग भी है, सेविंग भी है, इसका कॉम्बो है, यानी एक प्लेटफॉर्म से पूरा फंड मैनेजमेंट सीमलेसली हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अगर आप शेयर खुद चूज़ नहीं करना चाहते तो बैंक आपके लिए म्यूचुअल फंड का रूट ओपन करता है। यह पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करता है। और LIC तो आप जानते ही हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो बैंक आज के टाइम में सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है, आपके कंप्लीट तो बेसिकली बैंक के जो टाई अप होते हैं, बैंक अपने टाई अप के थ्रू आपको LIC भी, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है जो कि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है। मतलब पैसा भी बचा और लाइफ का भी रिस्क कवर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बैंक आज के टाइम में सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है बल्कि आपके कंप्लीट फाइनेंशियल पार्टनर बन चुके हैं। राइट, अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सर्विस फॉर सिक्योरिटी एसेट मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जो आपके एसेट को सुपर सिक्योर बनाता है। जी हाँ, ये है बैंकिंग कस्टडी और ट्रस्टशिप सर्विसेज। तो देखिए चलिए इसे आसानी समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ट्रस्टशिप सर्विस। तो बैंक सिर्फ पैसा नहीं रखते, वो आपके फंड और एसेट का भी पूरा मैनेजमेंट रखते हैं, जैसे कि आपके विल को एग्जीक्यूट करवाना या आपके बिहाफ पर एसेट का प्रोटेक्शन हैंडल करना। दूसरा है सेफ कस्टडी, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और वैल्यूएबल
कैपिटल को कहाँ रखना चाहिए, टेंशन मत लीजिए। बैंक के पास है सिक्योर वॉल्ट, जहाँ पे यह सब कुछ सेफ कस्टडी में स्टोर किया जाता है, बिल्कुल बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन की तरह। फिर एक आता है हमारा सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो ये तो हम सब जानते ही हैं, वो लॉकर जहाँ पे हम अपनी फैमिली, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट पेपर या वैल्यूएबल आइटम को रखते हैं। बैंक का सिक्योर इन्वायरमेंट आपके मन का भरोसा बनता है। फिर उसके बाद आता है एस्क्रो अकाउंट। देखिए यह एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसमें बैंक कंट्रोल तरीके से फंड का यूजेज करते हैं। जब तक बायर सेलर के बीच की कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, पैसा वहीं सिक्योर रहता है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि यह एक स्पेशल अकाउंट होता है जहाँ पे बैंक कंट्रोल तरीके से फंड का यूजेज करते हैं। जब तक बोरोवर सेलर के बीच का कंडीशन पूरा नहीं होता है, तब तक पैसा सिक्योर रहता है। एस्क्रो सर्विस क्या होता है, इसमें बैंक ज्वाइंटली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को होल्ड करते हैं। जब तक दोनों पार्टीज के टर्म्स मीट नहीं होते, डॉक्यूमेंट बैंक के पास सिक्योर रहता है। तो दोस्तों यह सर्विस आपको न सिर्फ पीस ऑफ माइंड देती है, बल्कि आपके वैल्यूएबल एसेट को भी बैंक के सिक्योर वॉल्ट और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर प्रोटेक्ट करती है। राइट। तो फ्रेंड्स, आपने यदि इतना पढ़ लिया ना, तो आपको सफिशिएंट और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में ना किस केस में बैंक का कैसा रिलेशनशिप होता है, कस्टमर कैसा रिलेशनशिप होता है। तो देखिए, अर किसके साथ लगता है, जो सर्विस देता है, और ई किसके साथ लगता है, जो सर्विस लेता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे मान लीजिए कि कस्टमर जो है पैसा दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है गिरवी रखते हैं ना, जब आप लोन लेते हैं, हाउस मान लीजिए होम लोन लिए, ठीक है, तो आप गिरवी ले रहे हैं, तो मॉर्टगेज होता है, वो केस पता होगा आपको। तो वहाँ पे मॉर्टगेजर कौन है, मॉर्टगेजी कौन है। तो देखिए, आप कौन दे रहा है गिरवी, आप दे रहे हैं, तो आप मॉर्टगेजर हो गया और बैंक मॉर्टगेजी हो गया। सिमिलरली प्लेज होता है, जैसे कि आप गोल्ड लोन के अगेंस्ट प्लेज पे लेते हैं, तो वहाँ पे गोल्ड लोन जो है प्लेज वाला ऑप्शन है, तो प्लेजी और प्लेजर का पॉनर पॉनी का ऑप्शन होता है वहाँ पे। उसी के साथ अभी अपने बेलर और बेली का कंसेप्ट देखा, तो जो दे रहा होता है वो बेलर होता है। जैसे बैंक सिक्योरिटी देती, लॉकर देती है, तो बैंक लॉकर दे रही है ना, तो वहाँ पे जो है अर लगेगा बैंक के साथ, जो भी इसका ऑप्शन होगा, और फिर ई लगेगा जो सर्विस ले रहा है उसके साथ। ये ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सभी चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बेली बेलर में अभी मैंने आपको बताया था। आपको यदि कन्फ्यूजन है कि कौन बेली है कौन बेलर है, जैसे यहाँ देखिए लेसर लेसी में, तो आप जैसे बैंक आपको लॉकर दे रही है, तो बैंक दे रही है, तो जो सर्विस देता है उसके साथ अर लगता है, तो बैंक के साथ लेसर लगेगा। और कौन ले रहा है सर्विस, आप ले रहे हैं सर्विस, तो आप लेसी हो जाएंगे। तो ये ट्रिक याद रखिए, बहुत सारे केस में काम आता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि आप जब आपको पता होगा, जब चेक ड्राफ्ट वाला केस होता है, तो इसका एक्सेप्शन है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। और यदि आपको क्रैश कोर्स में इनरोल होना है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार से हम लोग अगले यूनिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।